पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश आफ्ताब साहिबा, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पिम्स में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं, रीज़न क्या है, ये क्यों आ जाते हैं चेहरों पर बाल? सबसे पहले तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हाईलाइट किया है, क्योंकि हम जब डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इसमें ये जो इशू है ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं। आजकल गर्ल्स के अंदर ये बहुत कॉमन स्किन का जो प्रॉब्लम है, अननेसेसरी जो फेशियल हेयर हैं। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं वो जो सबको ही मालूम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सबसे ज़्यादा आपके चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में PCOS का एक प्रॉब्लम है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। गर्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये कॉमन होता जा रहा है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ना सिर्फ आपके चेहरे पे ये थिक हेयर्स आ जाते हैं, बल्कि एक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके स्कैल्प हेयर फॉल हो सकता है। इसके साथ इवन आपके जो है वो साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है, आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स इसके साथ, बालों के साथ, और भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से चेहरे पे बाल आ जाते हैं। तो ठीक है, अब ये तो आपने कुछ आइडेंटिफिकेशंस दे दी कि ये अगर होगा तो इसकी वजह से चेहरे पर बाल होंगे, सिम्टम्स बता दिए बेसिकली। अगर किसी के साइकिल्स भी रेगुलर हों, अगर किसी की मतलब बाकी सारे मामला ठीक हों लेकिन बाल हों चेहरे पर, तो क्या उनको चाहिए कि वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का या सिंड्रोम का टेस्ट कराएं? PCOS इज़ वन ऑफ द कॉजेज़, ये सिर्फ ओनली रीज़न नहीं है। और जो हम बहुत ज़्यादा कॉमन इशू देख रहे हैं कि आजकल ओवर द काउंटर वाइटनिंग प्रोडक्ट्स फीमेल्स बहुत ज़्यादा लगा रही हैं। उन जो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं बेसिकली। तो उन स्टेरॉइड्स के ओवर यूज़ की वजह से भी चेहरे पर जो है वो थिक बाल आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ चेहरे पर बाल हैं तो हम PCOS ही देखेंगे, हमने और भी जो कॉजेज़ होती हैं उनको रूल आउट करना होता है। इसके अलावा ओबेसिटी एक वन ऑफ द फैक्टर्स है। आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड से वेट गेन और वेट गेन से फिर अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस। डॉक्टर साहब ये बताएं कि किस किस उम्र में ये बाल, कोई ख़ास ऐसी एज है जिसमें आते हैं या किसी भी एज में आ सकते हैं? फीमेल्स में तो ये किसी भी एज में हो सकता है ना। ठीक है, ठीक है। और क्या ये जेनेटिक होता है? यस, कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जिनके अगर फैमिली में हिस्ट्री हो, मदर को या ग्रैंड मदर को, तो उन बच्चियों में ज़रा अर्ली एज में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रिवेंशन की तरफ आते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए जिससे कि हम बच सकें इस सिचुएशन से। यस, बिल्कुल। मैं बल्कि जब पेशेंट्स को अपने ट्रीटमेंट गाइड करती हूँ उनके साथ साथ पहले ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही गाइड करती हूँ, क्योंकि अनटिल अनलेस हम कॉज को बेहतर नहीं करते, वो जो रेमेडीज़ हैं वो भी उस तरह के रिजल्ट्स नहीं देती। तो कॉज में जैसे मैंने आपको बताया PCOS इज़ वन ऑफ द कॉज, वेट गेन है, ओबेसिटी है, तो हम उसको एड्रेस करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ऑब्वियसली एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, अवॉइडेंस ऑफ जंक फूड्स, जितना आप अवॉइड करेंगे, जितना लाइफस्टाइल को आप हेल्दी करेंगे, उतना इवन आपको जो रेमेडीज़ हम करेंगे उनके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द रेमेडीज़ क्या हैं हमारे पास? इस वक्त जो वन एंड द ओनली रेमेडी है ना, दैट इज़ लेज़र हेयर रिमूवल। अदर देन कि आप वो जो एपिलेशन के मेथड्स डिफरेंट हैं, जैसे कि आप थ्रेडिंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्किन अगेन डैमेज हो जाती है। बट जो लेज़र हेयर रिमूवल है वो एटलीस्ट आपको परमानेंट हेयर रिडक्शन देती है, एटलीस्ट 80% तक। लेकिन लेज़र हेयर रिमूवल के साथ साथ हम जब तक कॉज को रूल आउट नहीं करते, उसकी ट्रीटमेंट नहीं देते, अगेन वो फिर इफेक्टिव नहीं होता। तो हमें कॉज भी देखनी होती है कि अगर कोई कॉज होती है तो उसे हम मेडिकली ट्रीट करते हैं, और फिर कॉज को मेडिकली ट्रीट करने के साथ साथ हम ये लेज़र हेयर रिमूवल भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, लेज़र का अब एक चीज़ तो ये है कि अगर बाल मोटा होगा, थिक काला बाल होगा, तो वो तो चला जाता है बड़े आराम से 1, 4, 5, 2-3 सेशंस के बाद। लेकिन जो हल्का बाल है, पतला बाल है और चेहरे पर नज़र भी आ रहा है, वो लेज़र से नहीं जाएगा, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जो मोटा बाल होता है वो लेज़र से बहुत अच्छे से जाता है, क्योंकि जो लेज़र का मैकेनिज्म है वो है ही यही कि जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा उतना पिगमेंट को जो लेज़र है वो एब्जॉर्ब करेगा और बालों को डिस्ट्रॉय करेगा। जो थिन हेयर होता है उसमें चूंकि पिगमेंट कम होता है, तो अल्टीमेटली हम करते उसके लिए भी लेज़र ही हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जो रिजल्ट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर थिक हेयर के लिए हम 4 to 6 सेशन करते हैं तो थिन हेयर के लिए मे बी 8 to 10 सेशंस करने पड़े। सही है, ठीक है। अच्छा, लेज़र से इलाज तो हो जाता है और मोटा बाल चला भी जाता है, लेकिन कुछ अर्से बाद अगर दोबारा वो बाल वापस आ जाए तो फिर क्या ऐसा मुमकिन है कि बाल आ जाते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है लेज़र की टेक्नोलॉजी के ऊपर। एक इसका बहुत ज़्यादा कॉमन जो लेज़र का साइड इफ़ेक्ट है कि आपके जो बाल पहले थे उससे भी ज़्यादा आ गए हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से लेज़र परफॉर्म ना किया जाए और प्रॉपर फ्रीक्वेंसी आपको ना दी जाए स्किन और हेयर के अकॉर्डिंग, तो फिर ये आप समझें कि कॉम्प्लिकेशन इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन कि आपके बाल ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका लेज़र इक्विपमेंट और ये सब चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लेते हैं, बीच में आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपको कोई अंडरलाइंग इशू बीच में स्टार्ट हो गया है
क्योंकि लेज़र तो ऊपर से आपके बालों को ख़त्म कर रहा है ना, अंडरलाइंग इशू को तो वो ट्रीट नहीं कर रहा। तो अगर आपको बीच में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसकी वजह से रीग्रो कर सकते हैं बाल। सही है। क्या क्या लेज़र का साइड इफ़ेक्ट किसी और तरीके से चेहरे पर नुमायाँ हो सकता है? मिसाल के तौर पे किसी ने लेज़र कराया और उसके चेहरे पर कोई दाग या धब्बा आ गया, कोई पिगमेंटेशन हो गई, ऐसा होता है? लेज़र के ऑब्वियसली अगर ट्रेंड आपका जो डॉक्टर है या स्टाफ है वो टेक्नीशियन जो ट्रेंड नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर हम एनर्जी जो है वो स्किन को प्रॉपर नहीं जाएगी तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बर्न, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन। तो वो बेसिकली यही चीज़ तो सेट करनी होती है आपके डॉक्टर ने कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपका हेयर टाइप क्या है। अगर उसके अकॉर्डिंगली करते हैं तो फिर एज सच हमने अभी तक कोई एज सच कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व नहीं की। डॉक्यूमेंटेड ज़रूर है रिसर्च में। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से फाइनली लेज़र्स हैं हमारे पास, और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी स्किन के लिए और मेरे बालों के लिए अगर चेहरे पर हैं तो उसके लिए ये लेज़र मुझे सूट करेगा? हमारी एशियन स्किन या पाकिस्तानी स्किन के लिए अब तक जो सबसे बेस्ट लेज़र हेयर रिमूवल है दैट इज़ एंडीजैग लॉन्ग पल्स। आई एम टेलिंग यू द टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंडीजैग लॉन्ग पल्स सबसे सेफ है, इफेक्टिव है और परमानेंट हेयर रिडक्शन देता है क्योंकि इससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, साइंटिफिकली प्रूवन है। बाकी लेज़र हेयर रिमूवल में बहुत सारी लेज़र्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे अभी मैं शिफा से बात कर रही थी, कोई जेल बेस्ड होते हैं और नॉन जेल बेस्ड होते हैं। तो जेल बेस्ड जो लेज़र होते थे वो IPL जो डायोड टेक्नोलॉजी, मतलब वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जेल यूज़ करते हैं। वो बेसिकली लाइट टेक्नोलॉजी है, वो लेज़र में नहीं आती। तो लेज़र की जो टेक्नोलॉजी है इसमें अब जेल वगैरह हम यूज़ नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर महविश आफ्ताब साहिबा, आपने वक्त निकाला।